नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ऑफलाइन वर्कशॉप है वह 9 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और यह जो वर्कशॉप है वह चेन्नई में, इसके अलावा हैदराबाद में, दिल्ली में 2 जगहों पर इसका आयोजन किया जाने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके वेन्यू का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है। यहाँ पर जो एड्रेस दिए गए हैं उसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप सभी उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो दिल्ली में 2 जगहों पर आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि दोनों का जो वेन्यू है वो अलग अलग है। इसके अलावा लखनऊ में भी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके वेन्यू का एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो वर्कशॉप होगा उसमें सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा जो कि 1 घंटे का होगा, यानी कि 4 बजे से 5 बजे तक आपका मॉक टेस्ट होगा। और उसके बाद वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा जो कि 5 से 7 बजे तक चलेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो वर्कशॉप है वह 9 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे और इसके वेन्यू का जो डिटेल है वो यहां पर भी दिया गया है। इसके साथ साथ जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वर्कशॉप का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस ऑफलाइन वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर के महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप आपके लिए होने वाला है ये, और आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आज के वीकली करेंट अफेयर्स में यूट्यूब पर रात के 8 बजे से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर चर्चा किया जाएगा, यानी कि इस सप्ताह का जो टॉपिक है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आप सभी इसको भी ध्यान में रखेंगे। आज रात 8 बजे से इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आइए अब आज के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आज के सत्र में हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मून लाइटिंग क्या होता है इसको आधार बना करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, हम उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एलसीएच के ऊपर जो न्यूज आया है हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत का जो विकास अनुमान है उसको घटाया गया है, हम इस न्यूज को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और लिटरेचर में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है यह न्यूज भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है स्ट्रेंथनिंग द सीएसआर फ्रेमवर्क इज ए प्रॉफिटेबल आइडिया, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाने का प्रयास किया गया है और वो टॉपिक है सीएसआर, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है और इसका फायदा कैसे लोगों को मिल सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो सीएसआर है यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 के द्वारा शासित किया जाता है, यानी कि इसको लेकर के जो भी नियम है वह कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 में दिए गए हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कि आखिर ये सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, तो यह एक अवधारणा है जिसके तहत जो भारत में काम करने वाली कंपनियां हैं, जिनके ब्रांचेस यहां पर हैं, जो यहां पर अपना बहुत ज्यादा फायदा कमाती हैं, उन्हें जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा विकास के कार्यों में खर्च करना पड़ता है। यानी कि सीएसआर के तहत कंपनियां जो हैं वह एक बेहतर समाज और स्वच्छ वातावरण में योगदान करने के लिए स्वेच्छा से अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा खर्च करती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आखिर यह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। तो जो भी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनके ऊपर यह लागू होता है, चाहे वो फॉरेन कंपनियां हो या फिर देश की कंपनियां हो, और उन्हें अपने प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा समाज की भलाई के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और ऐसे बहुत सारे कामों में खर्च करना पड़ता है
जिससे कि समाज का भला हो सके। अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर वे कौन सी कंपनियां हैं जिन पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होता है। आपको ध्यान में रखना है कि वैसी कंपनियां जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक का है, या फिर भारत में काम करने वाली ऐसी कंपनियां जिसका कुल कारोबार यानी कि जो उनका टर्नओवर है वह अगर 1000 करोड़ से अधिक का है, या फिर यहां पर यह कहा गया कि वैसी कंपनियां जिनका शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक का होता है, उन पर जो है CSR का नियम लागू होगा। यानी कि ये जो क्राइटेरिया है इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई कंपनी इन क्राइटेरिया को फॉलो करती है तो वो जो कंपनी है उसे कंपनी अधिनियम 2013 की खंड 135 के तहत क्या करना होगा, अपने पिछले 3 वर्षों का जो शुद्ध लाभ है उसके औसत का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आखिर कौन सी कंपनियां इसके लिए एलिजिबल होती हैं और उनको कितना जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वो कंपनियां जिन पर यह लागू होता है उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी में एक CSR समिति की स्थापना करनी पड़ती है। और ये जो CSR समिति है वह वहां का जो निदेशक मंडल है यानी कि डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको जो है ये बताता है कि आखिर कंपनी को अपने प्रॉफिट का ये जो परसेंटेज है वह किन सामाजिक कार्यों में खर्च करना है। तो हर कंपनी जो इसके दायरे के अंदर आती है उसे क्या करना पड़ता है, एक CSR समिति का गठन करना पड़ता है। और इस CSR समिति के सिफारिश पर कंपनी को जो है CSR के तहत अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये बातें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें तो उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें उन गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई है जिनको CSR के दायरे में रखा गया है। अगर हम इन CSR गतिविधियों की बात करें तो जैसे कोई कंपनी जो कि इस नियम के अंतर्गत आएगी तो वो क्या कर सकती है, हमारे देश में गरीबी उन्मूलन के जो काम चल रहे हैं उसमें अपने पैसे खर्च कर सकती है। भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए मान लीजिए कोई योजना चलाई जा रही है, उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। हमारे देश में स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल उसको बढ़ावा देने के लिए अगर कोई योजना है उसमें अपने पैसे को खर्च कर सकती हैं। इसके अलावा जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में शिक्षा को लेकर के भी काम कर सकती हैं, जैसे शिक्षा में सुधार करने के लिए कॉलेज खोलना, स्कूलों की स्थापना करना, अनाथ बच्चों के लिए घरों की स्थापना करना, छात्रावासों की स्थापना करना, महिलाओं को ट्रेनिंग देना। तो इस तरह के काम जो है एक कंपनी को CSR के तहत करने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ कंपनियों को जो है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी CSR के तहत खर्च करना पड़ता है। यानी कि हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए जो कि इन कंपनियों के द्वारा ही गंदा किया जाता है, तो यहाँ पर ये कंपनियों का दायित्व है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करें, हमारे पर्यावरण को साफ करने में भी खर्च करें। यानी कि CSR के तहत इन कंपनियों को पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको कम करने के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है, जीवों की सुरक्षा के लिए, पशु कल्याण के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए भी इन्हें खर्च करना पड़ता है। इसी तरीके से इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके संरक्षण पर भी इन कंपनियों के द्वारा CSR के तहत पैसा लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई कंपनी ऐतिहासिक स्मारकों को बचाना चाहती है तो वह इसके लिए भी अपना पैसा लगा सकती है। इसके अलावा मान लीजिए गांवों के विकास के लिए कोई परियोजना चल रही है, वहां पर ये अपना पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है और जिस शहर में वो कंपनी है उसके आसपास कोई स्लम क्षेत्र यानी कि झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो वह उनके विकास के लिए अपने पैसे को खर्च कर सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई हमारे देश में आपदा जाता है तो उसमें राहत, पुनर्वास या फिर जो पुनर्निर्माण गतिविधियां होती हैं वहां पर भी ये क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं CSR के तहत। तो पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है कंपनी अधिनियम 2013 की 7वीं अनुसूची में, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं CSR का, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना था कि आखिर CSR होता क्या है, किन कंपनियों में इसको लागू किया जाता है और कंपनियां भारत में कहां-कहां जो है इस पर खर्च
और कंपनियां किन किन गतिविधियों में अपना पैसा खर्च कर सकती हैं। इसके अलावा इस न्यूज में जो मुद्दा उठाया गया है वो ये है कि हमने नियम तो बना दिया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका अच्छा खासा नेटवर्थ है, जिनका अच्छा खासा प्रॉफिट है, वे जो है अपना कुछ पैसा सोसाइटी के लिए खर्च करें। लेकिन यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि जो सीएसआर में खर्च है, जो कि 2014-15 में 10,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वह 2020-21 में बढ़कर के 24,865 करोड़ के आसपास हो गया है। लेकिन इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, क्या उसका असर जो है हमें देश में देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये 24,000 करोड़ काफी ज्यादा होते हैं। अगर इतना पैसा अगर हमारे देश में कहीं पर भी खर्च हो रहा होगा किसी भी क्षेत्र में, तो उसका असर हमें दिखना चाहिए। यहां पर लेखक के द्वारा कुछ डेटा दिया गया है जिसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से सीएसआर के तहत आने वाली कंपनियों की संख्या लगातार घट रही है। यहां पर यह कहा गया है कि 2020-21 में सीएसआर पर शून्य खर्च करने वाली कंपनियों की संख्या थी, वह लगभग 2900 के आसपास थी। जबकि ऐसी कंपनियां जो 2% का सीमा निर्धारित किया गया है उससे कम खर्च करने वाली हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यहां पर यह कहा गया कि वैसी कंपनियां जो निर्धारित सीमा यानी कि 2% से कम खर्च करती हैं सीएसआर पर, उनकी संख्या 2015-16 में 3,000 के आसपास थी। अब वह 2020-21 में बढ़ करके 3,290 हो गया है। और वैसी कंपनियां जो सीएसआर के तहत पूरा का पूरा पैसा खर्च करती हैं, उनकी संख्या में भी भारी गिरावट आया है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि 2019 में सीएसआर में भाग लेने वाली जो कंपनियां थी, टोटल कंपनियां, उनकी संख्या थी लगभग 2500 के आसपास। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो यहां पर कंपनियों की संख्या घट करके 17,000 के आसपास रह गया है। तो इस तरह का डेटा आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से वैसी कंपनियां जो सीएसआर के तहत अपना पैसा खर्च करती थी उनमें भारी कमी आ रहा है। लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि सीएसआर में जो खर्च है वह लगातार बढ़ रहा है। तो दोनों तरह की बातें यहां पर दी गई हैं। अब यहां पर जो कुछ मुद्दे हैं सीएसआर के तहत जो पैसा खर्च करती हैं कंपनियां उसको लेकर के, जिसकी चर्चा यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 है, उसका जो 5वां भाग है वो ये कहता है कि कंपनियां जो कि सीएसआर के तहत पैसा खर्च करती हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको जो है ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। यानी कि यहां पर यह कहा गया है साफ साफ कि कंपनी जहां पर स्थापित है उसके आसपास उन्हें क्या करना चाहिए, विकास के कार्य करने चाहिए। और यह सही भी है। मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो कि आसपास के जंगलों को काटती है, आसपास बहने वाली नदियों का पानी का उपयोग करती है, तो यहां पर उस कंपनी का यह फर्ज बनता है कि वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन पर खर्च करे। लेकिन यहां पर इसी में एक प्रॉब्लम भी छुपा हुआ है। यहां पर अशोका यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी डिपार्टमेंट है, उसका एक रिपोर्ट का चर्चा किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 54% जो सीएसआर खर्च किया जाता है कंपनियों के द्वारा, वह जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में खर्च किया जाता है, क्योंकि यहीं पर कंपनियों की ज्यादा संख्या है और कंपनियां क्या करती हैं, इन्हीं राज्यों में ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां पर आबादी काफी ज्यादा है, उन्हें जो है सीएसआर के तहत काफी कम पैसा मिलता है। यानी कि चूंकि यहां पर कंपनियों की संख्या कम है तो कंपनियां क्या करती हैं, जहां पर वे स्थापित हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपको कंपनियां बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में कंपनियों की भरमार है, तो वे क्या करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों में पैसा लगा देते हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, जहां पर जो सामाजिक समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा हैं, वहां पर कंपनियों के द्वारा कम खर्च किया जाता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर बनकर के सामने आया है। अब इसी को लेकर के यहां पर यह कहा गया है कि 2018 में एक बहुत ही उच्च स्तरीय समिति गठन किया गया था
जो ये देखने वाली थी कि आखिर जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कैसे ठीक किया जाए, उसमें जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, जिसके अध्यक्ष थे इंजेती श्रीनिवास। अब यह जो उच्च स्तरीय समिति थी उसने बहुत कुछ अच्छा अब यह जो समिति थी उसने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफारिशें की थी। जैसे इस समिति का यह कहना था कि मान लीजिए अधिनियम की जो धारा 135 है उसमें यह कहा गया जरूर है कि जो कंपनियां हैं वो सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र को वरीयता देंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां अपना सीएसआर का सारा पैसा जो है आसपास के क्षेत्रों में खर्च कर दें। यहां पर कंपनियों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि जब वे सीएसआर के तहत पैसा खर्च करती हैं तो उन्हें जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए और देश के वैसे राज्य जहां पर सामाजिक कार्यों को करने की आवश्यकता है वहां पर भी उन्हें इन पैसों को खर्च किया जाना चाहिए। यानी कि कंपनियों को जो है स्थानीय क्षेत्रों के साथ साथ देश के पिछड़े इलाकों पर भी सीएसआर का पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, ज्यादातर पैसा उन्हीं क्षेत्रों में खर्च कर देती हैं जहां पर वो स्थापित हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कमी था जिसको लेकर के समिति ने यह कहा था कि हमें जो है यह परसेंटेज निर्धारित कर देना चाहिए कि आखिर सीएसआर का कितना परसेंट एक कंपनी स्थानीय क्षेत्रों पर खर्चा करेगी और कितना परसेंट बाहरी क्षेत्रों पर। इससे कंपनियां जो है भ्रमित नहीं होंगी, उनके पास एक क्लियर गाइडलाइन होगा। इसके अलावा यहां पर एक और समस्या है जिसकी चर्चा यहां पर किया गया है। जैसे मैंने कहा कि सीएसआर के तहत कंपनियां जो हैं पर्यावरण को बचाने के लिए भी खर्च कर सकती हैं, लेकिन यहां पर देखा यह गया है कि सीएसआर के तहत जो पैसा कंपनियों के द्वारा खर्च किया जाता है उसमें से अधिकतर पैसा जो है शिक्षा पर खर्च करते हैं। जैसे यहां पर परसेंटेज दिया गया है कि मान लीजिए 100 रुपया खर्च किया जा रहा है तो उसका 37% शिक्षा पर खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य पर जो है 29% खर्च हो रहा है, जबकि अगर हम पर्यावरण पर खर्च को देखते हैं तो वो केवल और केवल 9% है, जो कि काफी कम है। आप सभी जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे स्टील कंपनियां या फिर जो खनन उद्योग है हमारे देश में, उसके कारण हमारे देश का जो पर्यावरण है, जो नदियां हैं, उनमें भारी मात्रा में प्रदूषण फैला है। और यहाँ पर इन कंपनियों का यह दायित्व है कि वे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है पर्यावरण को बचाने के लिए भी खर्च करें। और यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर कंपनियों को ये आदेश देना चाहिए कि वे सीएसआर का कम से कम 25% हिस्सेदारी जो है कहाँ खर्च करेंगे, पर्यावरण पर खर्च करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब यहाँ पर लेखक के द्वारा इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर हम किस तरीके से सीएसआर को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि कंपनियों के द्वारा तो पैसा खर्च किया जा रहा है लोगों की भलाई के लिए। मैंने आपको यहां पर शुरू में ही डेटा दिया कि लगभग 24,000 करोड़ के आसपास का पैसा जो है सीएसआर के तहत कंपनियों के द्वारा खर्च किया जा रहा है। तो यहां पर अगर हम इसे प्रभावी बना देते हैं तो हमारे देश की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका समाधान इस पैसे से हो सकता है। अब यहां पर यह कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है उसे जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मंच तैयार करना चाहिए, एक ऐसा पोर्टल तैयार करना चाहिए जहां पर राज्यों के द्वारा जो भी ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जहां पर ये कंपनियां सीएसआर के तहत पैसा लगा सकती हैं, उनको सूचीबद्ध किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं वह ये सही तरीके से जान पाएंगी कि कौन से राज्य के द्वारा किस तरह की सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इसको देखते हुए फिर वो क्या करेंगे, उसमें पैसा अपना खर्च करेंगे। जो मैंने 2018 की उच्च समिति का नाम लिया उसने भी इस तरह के सुझाव दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन परियोजनाओं में या फिर जिन स्थानों पर इन कंपनियों के द्वारा सीएसआर के तहत खर्च किया जा रहा है उसका ऑडिट किया जा सके। अभी क्या होता है कि कंपनियां अपने तरीके से क्या करती हैं, सरकार को यह बताती हैं कि उन्होंने सीएसआर का पैसा कहां कहां खर्च किया। यहां पर सुझाव यह दिया गया था कि सरकार क्या करे, वे जो भी व्यय का ब्यौरा देते हैं उसका जो है ऑडिट उन्हें कराना चाहिए किसी तीसरे पक्ष से, जिससे हमें समझ में आएगा कि आखिर सीएसआर का पैसा कंपनियों के द्वारा कहां पर खर्च किया जा रहा है और उसका क्या फायदा देश को मिला है।
तो इस तरह की बातें यहाँ पर सुझाई गई हैं जिससे कि हम CSR को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये। मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया कि आखिर ये CSR क्या है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि आखिर कौन से जो कंपनियां हैं वो इसके तहत आती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कितना उन्हें खर्च करना रहता है और किन गतिविधियों में ये खर्च करते हैं उसको लेकर के भी मैंने यहाँ पर आपको चर्चा कर दिया है। यहाँ पर जो चुनौतियां हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर CSR में कमियां क्या हैं, जो मैंने आपको चर्चा किया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, इस न्यूज को एक बार रिवाइज कर लेना है, पूरा नोट डाउन कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पर नोट के रूप में दे दी हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जिसका शीर्षक है इट इज टाइम फॉर द गिग इकोनॉमी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं मून लाइटिंग। अब यहाँ पर इसको समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर ये मून लाइटिंग क्या है और क्या यह हमारे देश में गैर कानूनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मून लाइटिंग होता क्या है और क्यों यह चर्चा में है। अगर हम मून लाइटिंग की बात करें तो यह एक ऐसा अभ्यास है जहां एक कर्मचारी जिस कंपनी में वह काम कर रहा है उसके अलावा किसी और कंपनी में काम करता है। मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है जो कि कंपनी ए में काम करता है, वहां पर वह 9 से 5 बजे तक काम करता है। उसके बाद वह घर आता है और उसके बाद वह किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी ने जो है अपने पहले कंपनी को यह नहीं बताया है कि वह किसी दूसरी कंपनी के लिए भी काम करता है, और यहां पर इसी को नाम दिया गया है किसका, मून लाइटिंग का। तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग अपने खर्च को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, आजकल 2 से 3 कंपनियों में काम कर रहे हैं। मतलब कि वह पहले कंपनी में भी काम करते हैं, घर आने के बाद रात में वह किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इन दोनों कंपनियों को यह नहीं पता है कि वो जो कर्मचारी है वह इन दोनों कंपनियों के लिए काम कर रहा है। इसे ही संज्ञा दिया गया है किसका, मून लाइटिंग का। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये मून लाइटिंग शब्द इसके लिए क्यों चुना गया। जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर ये जो कार्य है वो कब किया जाता है, जब आप पहली कंपनी में काम करके आते हैं और रात के समय में आपके पास टाइम है तो आपने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट लेकर के उसके लिए काम किया। या फिर जो सप्ताह के अंत में आपको छुट्टियां मिलती हैं, संडे की छुट्टी मिलती है, कहीं कहीं सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहता है, तो आपने क्या किया, अपने समय का उपयोग करने के लिए किसी और कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया और आप उस 2 दिन में किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर आपने क्या किया है, अपने पहली वाली कंपनी को यह नहीं बताया है कि आप किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पर इसी कारण से इसको नाम क्या दे दिया गया, मून लाइटिंग का। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो मून लाइटिंग है यह तब प्रसिद्ध हुआ जब अमेरिका में यह देखा गया कि वहां के लोग, चूंकि वहां पर लोगों की इनकम जो है घटनी शुरू हो गई है, इसलिए देखने को यह मिल रहा है कि अमेरिकी क्या कर रहे हैं, एक नौकरी के साथ साथ दूसरी नौकरी की भी तलाश कर रहे हैं और वह दूसरी जगह भी अपने खाली समय में काम कर रहे हैं। और तभी से यह जो शब्द है वो क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। कोरोना के कारण बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे थे, उस समय यह ज्यादा देखने को मिला था क्योंकि आप घर से काम कर रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो बहुत सारी कंपनियां जो है आपको काम दे रही थी। तो आप जिस कंपनी के एम्प्लॉय हैं आप उसके लिए भी काम कर रहे थे, इसके साथ साथ दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर रहे थे। तो कोरोना का जो लॉकडाउन था उस समय यह देखा गया कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ 2-3 कंपनियों का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय इनकम भी कम हो गई थी। तो इसलिए मजबूरी भी था कि आप क्या करें, अगर आपके पास अवसर है तो आप उस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। आपने क्या किया, 2-3 जगहों का काम लेकर के उसको करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो है यह बहुत सारी कंपनियों के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि जुलाई में ही कोटक सिक्योरिटीज का एक अध्ययन हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था, उन्होंने यहां पर क्या किया था, 400 कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया। उसमें से 60% कर्मचारियों ने यह कहा था कि वो उन्होंने या तो खुद या फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि क्या है, मून लाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी
एक कंपनी में काम करने के साथ साथ किसी दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं। अब यहां पर इसको लेकर के ये चर्चा की गई है कि आखिर जो मून लाइटिंग है, ये जो कार्य संस्कृति है कि एक साथ दो कंपनियों में, तीन कंपनियों में काम करना, यह जो संस्कृति है उसका विकास क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जो उद्योगों की रिपोर्ट है, कर्मचारियों के बात करने के बाद यह समझ में आया है कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है कि वह एक साथ दो कंपनियों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कर्ज ले लिया है, कर्ज को चुकाने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक साथ दो कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको अपना सेविंग बढ़ाना है या फिर कहीं निवेश करना है, तो इसके लिए भी चोरी छुपे क्या कर रहे हैं, कर्मचारी दो दो कंपनियों में काम कर रहे हैं। या फिर आप यहां पर जो एक और कारण है जिसकी चर्चा की गई है वो है अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो बहुत सारे कर्मचारी क्या करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं, कार्य अनुभव को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भी वो क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो अभी शुरू हुआ है, खास करके कोविड-19 के कारण, उसके कारण ये देखा जा रहा है कि आप आसानी से कंपनी को धोखा दे करके दूसरी कंपनी के साथ भी अपना अनुबंध कर ले रहे हैं। ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने इसको काफी बढ़ावा दिया है। खास करके जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें यह देखने को ज्यादा मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि चूंकि उनके पास फ्री टाइम होता है, उसमें वो बोर होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक साथ दो दो कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 का प्रभाव तो है ही, क्योंकि इनकम जब जो लोगों की कम होगी तो वो क्या करेंगे, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए इस तरह का फिर प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये जो मून लाइटिंग है, यह जो कार्य संस्कृति है, उसका विकास धीरे धीरे क्यों हो रहा है। तो कारणों को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर यही बताने का प्रयास किया गया कि आखिर मून लाइटिंग पर कंपनियों ने जो है क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको ध्यान में रखना है कि अगस्त में विप्रो के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है ये कहा कि मून लाइटिंग एक तरीके से कंपनी के साथ धोखा है, और मून लाइटिंग की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। उनका यह कहना था कि ये ऐसे कर्मचारी थे जो कि उनके प्रतिद्वंदी फर्मों के साथ काम कर रहे थे, कंपनियों के साथ काम कर रहे थे। यानी कि आप विप्रो के साथ भी काम कर रहे हैं जो कि एक आईटी कंपनी है, और इसके साथ साथ आप दूसरी आईटी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक कंपनी इथिक्स है यह उसके खिलाफ है। यहां पर हितों का टकराव होता है। आप बहुत सारे जो कॉन्फिडेंशियल बातें अपनी कंपनी की हैं वो दूसरे कंपनी को बता सकते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और इसी को देखते हुए विप्रो के चेयरमैन ने यह कहा कि मून लाइटिंग एक तरीके से कंपनी के साथ क्या है, धोखा है। इसी तरीके से इन्फोसिस ने भी अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वह मून लाइटिंग करेंगे, यानी कि इन्फोसिस में काम करते हुए किसी दूसरी कंपनी में काम करेंगे, तो यहां पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आईटी कंपनियां हैं या फिर जो और कंपनियां हैं वो इसे एक तरीके से धोखा मान रही हैं अपने कंपनी के साथ। अब इसको लेकर के कानून क्या कहता है, क्या कानून एक साथ अगर आप दो काम कर रहे हैं, दो कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उसको गलत मानता है या सही मानता है। इसको लेकर के यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है समझना। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत के किसी भी कानून में मून लाइटिंग क्या होता है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि यहां पर कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो दोहरे रोजगार से संबंधित हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हमारे कोई भी जो लेबर लॉ है वहां पर मून लाइटिंग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। दोहरे रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा जो एक क्लियर कानून होता है वो हमारे देश में नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर जरूर दोहरे रोजगार संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें कारखाना अधिनियम की धारा 60 की, तो ये जो कारखाना अधिनियम की धारा 60 है वह जो है दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई मजदूर किसी एक कारखाने में काम करता है, तो वह उसी दिन किसी दूसरे कारखाने में जाकर के काम नहीं कर सकता। तो यह बात जो है कारखाना अधिनियम की धारा 60 में लिखी गई है। अब लेकिन यहां पर बात यह है कि यह जो अधिनियम है वह सिर्फ और सिर्फ किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी पर लागू होता है,
आईटी इंडस्ट्री में या फिर जो अन्य इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो यहां पर ये जो कारखाना अधिनियम की धारा 60 है उसका जो क्षेत्राधिकार है वो काफी सीमित है। वह सिर्फ और सिर्फ कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हीं पर लागू होता है और वो ये कहता है कि आप एक दिन में जब किसी एक कारखाने में काम कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे कारखाने में काम नहीं कर सकते। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में जो दुकानों में काम करने वाले लोग हैं, बैंकों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कानून बनाए हैं। जैसे तमिलनाडु का तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1947। लेकिन यहां पर भी दोहरे रोजगार से निपटने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये बहुत ही एक नई चीज है जिसको लेकर के हमारे देश में भी एक पुख्ता कानून नहीं है कि एक कंपनी में काम करते हुए अगर आप दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो वह कानूनन गलत है या नहीं। अब इसको लेकर के कुछ और बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई कर्मचारी इस बात को लेकर के कोर्ट चला जाता है कि उसकी कंपनी ने जो उसको निकाला है वह सही नहीं है। अगर वह दो कंपनियों में काम कर सकता है, अपने खाली समय को उपयोग कर सकता है, तो इसमें क्या गलती है। आपको सुप्रीम कोर्ट का एक मामले को ध्यान में रखना होगा इस परिप्रेक्ष्य में। मामला कौन सा है? गैलेक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम लेबर कोर्ट मेरठ। यह जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो कंपनियां हैं जो किसी कर्मचारी को नौकरी देती हैं वे जो है काम के घंटे खत्म होने के बाद यह डिसाइड नहीं कर सकती हैं कि आखिर जो कर्मचारी है उसका व्यवहार कैसा होगा। मतलब कि मान लीजिए आप 8 घंटों के लिए अपनी कंपनी में रहते हैं, 8 घंटे के अंदर जो कंपनी के नियम और कानून है आप उसको मानते हैं, लेकिन 8 घंटे काम करने के बाद जब आप अपने घर चले जाते हैं तो घर में आपका व्यवहार कैसा होगा उसको लेकर के कंपनियां जो है नियम नहीं बना सकती। यानी कि मान लीजिए घर जाने के बाद अगर आप कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं, किसी दूसरे काम को करते हैं, तो यहां पर कंपनियों को जो है इसमें दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गैलेक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम लेबर कोर्ट मेरठ के मामले में। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो है कोर्ट ने जो है यह बताया था कि एक कंपनी जो है जो नियम कानून बनाती है वह कब किसी श्रमिक पर लागू होता है, कितने समय के लागू होता है। यह मामला उससे भी पेचीदा है और अगर कोई श्रम न्यायालय में अगर यह मामला चला जाता है तो यहां पर कोई भी जो लेबर कोर्ट है वह यही देखेगा कि मान लीजिए एक कर्मचारी किसी दो कंपनी में काम कर रहा है, अपने खाली समय का उपयोग कर रहा है, वह तब तक सही हो सकता है जब तक कि कर्मचारी के द्वारा जहां पर काम किया जा रहा है उससे पहले कंपनी को कोई नुकसान न हुआ हो। जैसे मैंने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया, तो विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उनका यह कहना था कि आप एक दूसरे आईटी फर्म में काम कर रहे हैं जिससे कि मेरे कंपनी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आप हमारे जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वह दूसरी कंपनी को बता सकते हैं, उसका फायदा करा सकते हैं। तो यहां पर अगर कोई मामला इस तरह का जाता भी है लेबर कोर्ट में तो लेबर कोर्ट को यह देखना होगा कि जो कर्मचारी जहां पर काम कर रहा है, जिन दो जगहों पर काम कर रहा है, उससे दोनों कंपनियों को नुकसान है या फिर फायदा है। तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसको लेकर के अभी कानून जो है क्लियर नहीं है। तो यहां पर आपको यह समझना था कि आखिर यह मून लाइटिंग शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, किसके कारण ये जो कार्य संस्कृति वो बढ़ रही है, हमारे जो कंपनियां हैं वो इसको लेकर के क्या सोचती हैं और हमारे देश का कानून इसको लेकर के क्या कहता है। तो आगे चल करके इस पे और भी बहुत सारे एडिटोरियल्स आ सकते हैं। अभी हमें देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो है इस पर क्या रुख अपनाया जा रहा है। आज एक और न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एलसीएच को लेकर के न्यूज आया है। इस पर हमने 2 दिन पहले ही काफी चर्चाएं की थी जब इसको इंडक्ट किया गया था भारतीय सेना में। दोबारा से जो है इस पर न्यूज आया है। तो यहां पर उस दिन जो मैंने आपको बातें बताई थी उन सभी बातों को एक बार आपको रिपीट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएच बनाने के लिए जो एक सोच है वह करगिल युद्ध के बाद शुरू हुआ था। हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो क्या कर सकता है, ऊंचाई पर जाकर के दुश्मनों से लोहा ले सकता है।
और आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको उस पहले ही बताया था कि जो LCH है वह दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 16,400 की फीट पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। तो इसके बारे में सारी जानकारियां मैंने आपको 2 दिन पहले दी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यहां पर जिस शक्ति इंजन का उपयोग किया गया है उसे HAL और फ्रांस की साफरान कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। हेलीकॉप्टर का जो टॉप स्पीड है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, और इसके अलावा कैसे यह हमारे सेनाओं को बढ़त दिला सकता है उसको लेकर के कुछ बातें कही गई हैं। जैसे इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि यह जो हेलीकॉप्टर है वह काफी ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो यहां पर यह टैंक विरोधी भूमिका निभाने में भी सक्षम है। उग्रवाद का मुकाबला करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खोज और बचाव कार्य करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर इसका जो उपयोग है उसको लेकर के बातें की गई हैं, उसको आप लोग जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो HAL है जो इसको बनाएगा उसने ये कहा है कि हमारी सेनाओं को कुल 160 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, जिसमें से सेना को 95 और वायुसेना को 65 ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। तो इन सभी के बारे में आपको यहां पर जानकारी दी गई है। एक बार फिर से इसको जरूर एक बार आप लोग देख लेंगे। आइए एक और न्यूज को हम यहां पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसमें यह कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको 1% कम कर दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूज है वह समान अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि भारत का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है यानी कि विकास की जो रफ्तार है वह 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 6.5% रहेगा। आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि भारत जो GDP है उसके बढ़ने की रफ्तार 7.5% होगी, लेकिन यहां पर 1% की कमी की गई है। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है, जो वैश्विक मौद्रिक शक्ति बढ़ाई गई है सभी देशों के द्वारा, उसका असर जो है भारत पर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ग्लोबल मंदी है उसका असर अब भारत पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भारत का जो ग्रोथ रेट है GDP का उसको यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा घटाया गया है। आइए देख लेते हैं एक और न्यूज को, ये जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांसीसी लेखिका एनी ऑर्निक्स को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, उससे उनको सम्मानित किया गया है। तो इनके नाम को आपको जरूर ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा जो उनके व्यक्तिगत अनुभव हैं, जिस तरीके से लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ जातियां होती हैं, उसको लेकर के उन्होंने काफी उपन्यास लिखे हैं, और इसी का संज्ञान लेते हुए अभी उन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको यह ध्यान में रखना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वह 17वीं महिला लेखिका हैं। तो यहां पर आप सभी इन बातों को जरूर नोट डाउन कर लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मून लाइटिंग क्या है और यह भारत में कंपनियों को कैसे प्रभावित कर रही है? क्या यह कानून के तहत दंडनीय अपराध है? विवेचना करें। तो मैंने आपको इस वर्ड को समझाया है कि आखिर मून लाइटिंग क्या होती है, मून लाइटिंग के कारण क्या है, उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। भारतीय कंपनियों के द्वारा किस तरह का बात जो है मून लाइटिंग को लेकर के कहा गया है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और कानून क्या कहता है भारत में इसको लेकर के, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया है। आप सभी का जो है यहां पर चर्चा करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR ढांचे को मजबूत करना एक लाभदायक विचार है, इस पर अपने विचार रखें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए मेंस में पहले भी। तो आपको सबसे पहले यहां पर यह समझाना होगा कि आखिर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में जो भी मैंने जानकारियां दी हैं कि इस पर यह लागू होता है, किन किन योजनाओं में ये कंपनियां खर्च कर सकती हैं, जिसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है, उन सभी का यहां पर आप उल्लेख करें।
और किस तरीके का चुनौती यहां पर है, जिसकी चर्चा मैंने की है आपको पढ़ाते समय, उसका भी आप यहां पर उल्लेख कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी बातें आपको पता है, आराम से इसको लिखने का प्रयास करें। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू के 2 टॉपिक तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आप लोग जरूर ध्यान से समझेंगे। इन सभी टॉपिक को रिवाइज करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।